एवरीवन, जीएस क्लासेस बाय चित्रलेखा में आपका स्वागत है। आज हम लोग केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम आर्थिक समीक्षा जो कि गत वर्ष की है, वर्ष 2022-23 पर भी चर्चा करेंगे। केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस साल का जो बजट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। इसे अमृतकाल का बजट, पहला बजट कहा गया है। अमृत का स्कोप सरकार ने 4 मौकों के द्वारा निर्धारित किया है। इसमें से प्रथम है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। इसके तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उद्यमों में परिवर्तित किया जाएगा। और दूसरा है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसे कि हम पीएम विकास योजना के नाम से भी जानते हैं। इसमें पारंपरिक कारीगरों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करना शामिल होगा। पारंपरिक कारीगरों में हमारे हथकरघा उद्योग, शिल्प उद्योग से जुड़े हुए इत्यादि उद्योगों से जुड़े हुए व्यक्ति आते हैं, जिनके काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी। तीसरा है पर्यटन में अपार संभावनाओं की खोज की जाएगी। और चौथा है हरित विकास। हरित विकास के अंतर्गत विविध क्षेत्रों का कुशल उपयोग किया जाएगा। हरित रोजगार योजना को भी सुनिश्चित किया जाएगा। बजट 2023-24 में चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7% रहने का अनुमान सरकार के द्वारा किया गया है। कुल बजट राशि 45.03 लाख करोड़ रखी गई है और इसमें अनुमानित प्राप्तियां जो हैं 45,03,097 अर्थात 45,03,097 करोड़ हैं। जो प्राप्तियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसमें राजस्व प्राप्तियां होती हैं और दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। तो राजस्व प्राप्तियां जो कुल प्राप्तियां हैं वो 26,32,281 करोड़ है और पूंजीगत के अंतर्गत 18,70,816 करोड़ की राशि अनुमानित की गई है। उसके बाद कुल खर्चे की बात आती है। तो कुल खर्चे में 2 प्रकार का खर्चा होता है, राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा। तो राजस्व खर्चा जो है 35,02,136 करोड़ का अनुमानित किया गया है और पूंजीगत खर्चा 10,09,61 करोड़ का अनुमानित है। और सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का भी कुछ आकलन किया गया है, जिसमें 17,86,816 करोड़ की राशि अनुमानित की गई है, जो कि जीडीपी का 5.9% होगा। और राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 2.9% होगा। इसका कुल अनुमान रकम की यदि मैं बात करूं तो 8,69,855 करोड़ होगी। पर गौर करने वाली बात है, वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सरकार ने 4.5% जो कि जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। और दूसरी बात यहाँ पर नोट करने के लिए ये है कि वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 17,86,116 करोड़ सरकार ने लगाया है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार को 17.86 लाख करोड़ का लगभग कर्ज लेना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो बजट होता है उसमें पैसा कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। तो पैसा आने के कुछ मद हैं, 6 प्रमुख मद हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसमें से पहला मद है उधार और देनदारियाँ, जहाँ से सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा आता है। वो है, इसका जो वेटेज है लगभग 34% है। और दूसरा है जीएसटी, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जानते हैं, ये 17% है। निगम कर, जिसे हम कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं, ये 15% है। आयकर, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, इसका वेटेज 15% है। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे हम यूनियन एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, इसका वेटेज 7%। और सीमा शुल्क, जिसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, इसका वेटेज लगभग 4% है। और अब बात आती है कि रुपया कहाँ जाता है, मतलब सरकार पैसा किधर किधर खर्च करती है वर्ष 2023-24 के लिए। इसके भी 6 मद हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1
पर आता है, ब्याज अदा करने में सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करती है, जो कि लगभग 20% है। कर और शुल्कों का राज्यों में हिस्सा, राज्यों का जो है हिस्सा होता है वो 18% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17% खर्चा होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9% हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं 9% और रक्षा पर जो व्यय है वो 8% होता है। इस साल के बजट में सरकार ने 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि सप्तऋषि मॉडल टाइप का बनाया है। अब ये सप्तऋषि जो हैं वो इस प्रकार से है। पहला समावेशी विकास है। समावेशी विकास के अंतर्गत सरकार ने कुछ प्राथमिकताएं रखी हैं, जिसमें कृषि एवं सहकारिता है। इसके लिए क्या करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आत्मनिर्भर बागवानी, इसके तहत स्वच्छ पौध कार्यक्रम चलाया जाएगा। और समावेशी विकास के अंतर्गत ही श्री अन्न योजना लॉन्च की जाएगी, जिसके अंतर्गत मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत जो है विश्व में मोटे अनाज का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय बनाए जाएंगे। सप्तऋषि में जो दूसरा पॉइंट है वो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि 500 ब्लॉकों में महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाएगा। संवेदनशील जनजातीय समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन चलाया जाएगा। एकलव्य मॉडल पर स्कूल भी खोले जाएंगे। भारत श्री डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इसके बाद आता है अवसंरचना और निवेश। इसमें क्या किया जाएगा, शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF की स्थापना की जाएगी। इसका मैनेजमेंट राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग Tier 2 और Tier 3 के शहरों के लिए होगा। चौथा जो पॉइंट है सप्तऋषि मॉडल में, उसका वो है सक्षमता को सामने लाना। इसके अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जाएंगे। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके लिए ई-न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। MSME में विवाद से विश्वास योजना 1 लागू की जाएगी। सरकार और सरकारी उपक्रमों के लिए विवाद से विश्वास योजना 2 चलाई जाएगी और 5G सेवाओं के लिए 500 लैब्स खोले जाएंगे। सप्तऋषि मॉडल के अंतर्गत 5वां पॉइंट है हरित विकास। हरित विकास में लाइफ एक टर्म है जो बजट में 2023-24 में यूज़ किया गया है। लाइफ की फुल फॉर्म यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसके तहत 19,700 करोड़ की लागत से प्लांट्स लगाए जाएंगे और ये योजना चलाई जाएगी। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हरित ऋण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। हरित ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के तहत अधिसूचित किया जाएगा। PM प्रणाम योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग को कम करने के लिए और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने को बढ़ावा दिया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बार के बजट में एक मिष्टी टर्म है, ये भी आया है। मिष्टी मैंग्रोव पौधारोपण से जुड़ा हुआ टर्म है। मतलब मिष्टी योजना के अंतर्गत मैंग्रोव जो वन होते हैं, मैंग्रोव टाइप के जो पौधे होते हैं, उनका रोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। अमृत धरोहर योजना भी चलाई जाएगी। अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। छठा पॉइंट है युवा शक्ति। युवा शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू किया जाएगा। इसमें कौशल संवर्धन हेतु लैब्स बनाए जाएंगे। पर्यटन के अंतर्गत देखो अपना देश थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे, जिसमें स्वदेश दर्शन योजना शामिल है।
वाइब्रेंट विलेज योजना प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और हस्तशिल्प की बिक्री के लिए यूनिटी मॉल्स खोले जाएंगे। सप्तऋषि का आखिरी पॉइंट है वित्तीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, जो कि कुशल ऋण प्रवाह और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इस अवसर पर मार्च 2025 तक के लिए महिलाओं के लिए एक बचत प्रमाण पत्र योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका नाम महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र रखा गया है। इसमें ये योजना अभी इस बजट में पेश की गई है, आगे आएगी ये योजना। तो इसमें क्या होगा, कोई भी महिला 2 लाख रुपए तक की जमा राशि एक मुश्त जमा कर सकती है और इस पे 7.5% की नियत ब्याज दर प्राप्त कर सकती है। अब हम इनकम टैक्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं वो इस बार कुल 6 स्लैब रखे गए हैं। इसमें नई बात ये ऐड हुई है इस साल बजट में, 27 लाख तक आय वाले व्यक्तियों पर कोई कर नहीं लगेगा और कर छूट की सीमा को जो है बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इसमें वार्षिक आय और कर की दर मैं आपको बता रही हूँ, जो कि इस पर एक नज़र डाल लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य दर है। 3 से 6 लाख तक 5% की कर की दर रखी गई है। 6 से 9 लाख के लिए 10%, 9 से 12 लाख के लिए 15% और 12 से 15 लाख के लिए 20 और 15 से अबव वाले जो इनकम वाले लोग हैं उनके लिए 30% का स्लैब निर्धारित किया गया है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो नई कर व्यवस्था है इसमें उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। तो अब टैक्स का मैक्सिमम रेट जो है 39% रहेगा। ये थे बजट वर्ष 2023-24 से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु, जो कि हमारी परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस पर आप लोग इनको ध्यान से इनके नोट्स बना लीजिए या फिर इस वीडियो को 1-2 बार प्ले करके इससे सुन लीजिए, तो ये सारी जो भी जानकारी है आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जो कि परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। अब हम आर्थिक समीक्षा वर्ष 2022-23 के लिए जो लॉन्च हुई है अभी बजट से एक दिन पहले, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वी अनंत नागेश्वरन हैं और प्रथम आर्थिक समीक्षा 1950-51 में जारी की गई थी। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ ही प्रस्तुत हुआ करती थी, लेकिन 64 के बाद से, मतलब वर्ष 1965 से आर्थिक समीक्षा बजट पेश होने के एक दिन पहले जारी होने लगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी के विकास की दर 8 से 8.5% तक रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में ये विकास दर कुछ इसी प्रकार चल भी रही थी। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी विकास दर 6.0 से लेकर 6.8 तक रहने का अनुमान किया गया है। अब इसके बाद कुछ टू द पॉइंट्स हैं, मतलब मुख्य बिंदु हैं इस बजट और आर्थिक समीक्षा के बारे में, जो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। पहला है क्रय शक्ति क्षमता, जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे पीपीपी भी बोलते हैं। इसके अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तीसरे नंबर की, ठीक है। और में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहला है फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ था 0.95 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीएसटी का कलेक्शन 1.24 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1.49 करोड़। ये
तीनों दरें जो मैंने आपको बताई हैं ये औसत मासिक दरें हैं और वर्ष 2023 का ये अभी अनुमानित है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा ऐसा अनुमान किया गया है। ठीक बात है। एक पॉइंट यहाँ पर और है, आयुष्मान भारत के तहत 22 लाख करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। कुल मिलाकर इस बार आर्थिक समीक्षा में ये बात कही गई है कि जो पिछली बार टारगेट रखे गए थे जीडीपी को छोड़कर ज़्यादातर टारगेट हम सरकार ने अचीव किए हैं और अगले जो बजट अभी जो हमारी वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है, इन्होंने आगे भी टारगेट अचीव करने की बात कही है। तो ये था आज के लिए आर्थिक समीक्षा और बजट 2023-24। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप लोग इसको पढ़िए, सुनिए और अपने नोट्स बनाइए और इससे आगे मैं आपको इसी सीरीज़ में महत्वपूर्ण टॉपिक्स आगे भी लेकर के आती रहूँगी। धन्यवाद।